एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज मैं आपको लिमिट के बारे में पढ़ाऊंगा। लिमिट क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी क्या है, और लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ओपन सेट, ओपन बॉल, क्लोज सेट, एकोमोडेशन पॉइंट। देखिए वो मैंने रियल पे बताया था आपको। देखिए आप लोग वो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि रियल और कम्प्लेक्स में क्या है। देखिए ये फ़र्क पूछ रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़, जो रियल नंबर होते हैं ना, ये कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, उसका सबसेट होता है रियल नंबर। और रियल नंबर के सबसेट होते हैं ये रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। और ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, इसी के अंदर सारे आते हैं। रियल भी इसी के अंदर आते हैं, रैशनल, ऑल नंबर बाकी जितने भी हैं वो सारे कम्प्लेक्स प्लेन में ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कम्प्लेक्स नंबर के अंडर आते हैं। तो इट मीन्स जो जो डेफिनेशन मैंने रियल के लिए बोली आपको, वही डेफिनेशन अप्लाई होती है कम्प्लेक्स के लिए। क्यों? बिकॉज और जो और है वो सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने आपको उधर ओपन सेट के बारे में समझाया था कि जिसके सारे एंटीरियर पॉइंट इंक्लूड किए जाएँ वो ओपन सेट होता है, और जिसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड किए जाएँ वो क्लोज सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली कम्प्लेक्स प्लेन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। कम्प्लेक्स प्लेन में भी ऐसा ही होता है, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होता है कि जो ओपन सेट होता है उसमें एंटीरियर पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब ए सेट इज़ ओपन इफ़ कंटेन्स नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट, मतलब वो जिसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड ना हो। ठीक है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें ईच पॉइंट ऑफ इट्स एंटीरियर पॉइंट, मतलब हर एक उसका पॉइंट जो है वो एंटीरियर पॉइंट ही होना चाहिए, वो ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको जो रियल के लिए बोला वही कम्प्लेक्स के लिए भी वही है। क्यों? बिकॉज रियल इज़ द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम लिमिट की। अब लिमिट में डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगा, 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि लिमिट की डेफिनेशन, अगर कोई सपोज़ एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर है एफ ऑफ जेड, और तब हम उस पर अगर, और जेड कोई पॉइंट है तुम्हारा, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इफ़ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई भी हम पॉजिटिव रियल नंबर ले लेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिमिट की डेफिनेशन बुक में ऑलरेडी दी हुई है। मतलब कहने का मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि लिमिट जेड अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू एल, तो ये चीज़ आनी चाहिए। अब ये डेफिनेशन तो ये 11th में आप लोगों ने लिमिट की पढ़ी हुई है, आप लोग डेफिनेशन की कोई टेंशन नहीं है। डेफिनेशन तो चलो बुक पे भी लिखी हुई है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि लिमिट एफ ऑफ जेड जेड अप्रोचेज टू ज़ीरो के लिए, देखिए ये एक ग्राफ सपोज इधर कोई पॉइंट है z ऑफ एक्स वाई ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब इस, देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब है कि, मतलब अप्रोच, लिमिट अप्रोच का मतलब है कि, मतलब लिमिट का मतलब अप्रोच कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब लगभग पहुंच रहा है। जैसे कि मैं कहूँ, मैं जैसे अगर मैंने सपोज़ मैंने किसी के घर में जाना है, तो मैं उसके दरवाज़े पे पहुंचूंगा तो मैं बोलूँगा मैं तुम्हारे दरवाज़े पर हूँ, तो उसका मतलब है मैं उसके घर को अप्रोच कर रहा हूँ। अगर ये नहीं कि कहीं दूर दूर हूँ तो मैं बोलूँ नहीं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही, नहीं। लिमिट का मतलब होता है कम से लगभग नज़दीक आ जाना, किसी चीज़, किसी पॉइंट के नज़दीक आ जाना। उस पॉइंट को हम कहते हैं अप्रोच करना, मतलब लिमिट अप्रोच कर रही है। ठीक है सुनिए, मैंने लिखा ना एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है, अगर अब ग्राफ मैंने जेड एक्स वाई, मैंने ओरिजिन की तरफ पहुंचना है, मतलब इस ओरिजिन पे, इस पॉइंट ओरिजिन पे मैंने अप्रोच करना है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं या तो पहले इधर आऊँगा, फिर यहाँ से इधर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि मैं पहले इधर आऊँगा, फिर इधर अप्रोच करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है डायरेक्ट अप्रोच करूँ मैं यहाँ से इधर स्ट्रेट वर्ड्स, तो यहाँ से भी अप्रोच कर सकता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है कि अगर लिमिट एफ ऑफ जेड जेड अप्रोचेज टू ज़ीरो के लिए, अगर लिमिट एफ ऑफ जेड एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस की जब मैं बात करूँगा, मतलब वाई एक्सिस की ओर जब मैं आऊँगा, तो उस टाइम x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा और y भी ज़ीरो को करेगा। लेकिन जहाँ पर कंडीशन, जहाँ पर गिवन
जो भी आपको वैल्यू दी होगी वहाँ पर y को एज इट इज़ रखेंगे और x को 0 अप्रोच कर देंगे, क्योंकि अलॉन्ग y एक्सिस की ओर जब मैं बात करूँगा, जब मैं अलॉन्ग x एक्सिस की बात करूँगा तो तब लिमिट जो होगा वो y 0 को जाएगा और x 0 को जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे कि y जो है वो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली अगर z अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये तो था x और y की बात कर रहा था, मतलब ये जो पॉइंट x y की बात कर रहा था, अगर ये z अप्रोच कर रहेगा, मतलब कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम आप कम्प्लेक्स नंबर की जब बात आती है तो कम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो अलॉन्ग एनी कर्व, लेकिन कर्व से तो देखिए उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। जब मैं कम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करवाऊँगा तो फिर आप कर्व के थ्रू आ सकते हो। कर्व के थ्रू मतलब मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, मैं जिग जैग में भी अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैं कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। तो कम्प्लेक्स नंबर में आप सीधा याद रखें अलॉन्ग एनी कर्व, किसी भी कर्व के थ्रू मैं अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये था लिमिट के बारे में कुछ कंसेप्ट। जब मैं हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से अलॉन्ग वाई एक्सिस में एक्स जीरो को अप्रोच करता है और किस तरीके से अलॉन्ग एक्स एक्सिस में वाई जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ इधर आपके पास एग्जांपल वगैरह भी हैं बुक पर, आप लोग बुक पे एग्जांपल भी देख लीजिए कि बुक पे एग्जांपल किस तरीके से हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अलॉन्ग द कर्व का मतलब ये है कि y की वैल्यू mx हो सकती है, y की वैल्यू x स्केयर हो सकती है, y की वैल्यू x क्यूब हो सकती है, इस तरीके से अलॉन्ग द कर्व इस तरीके से वैल्यू हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बाकी लिमिट की डेफिनेशन बुक पे है ऑलरेडी, आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूटी की उसके बाद बात आती है कंटिन्यूटी की, तो ऐसे ही डेफिनेशन आप लिमिट एट इन्फिनिटी भी दिया हुआ है, लिमिट इनफाइनाइट लिमिट भी दी हुई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पहली एक्सरसाइज एग्जाम के लिहाज से, जो दूसरी एक्सरसाइज है ना, दूसरी एक्सरसाइज से मैक्सिमम एक दो थ्योरम क्वाची रायमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म भी आती है, इन कम्प्लेक्स फॉर्म में भी आपको प्रूफ करना एग्जाम में पूछता है, तो ज़रा आपको उनको प्रेफरेंस देना है सेकंड एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आप लोग सीखें कि क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके बाद बात आती है कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, मैं कंटिन्यूटी के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है, दिख रहा ना आपको, हाँ जी। कंटिन्यूटी क्या होता है भाई, कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है तुम्हारा, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ जेड, ना नेबरहुड समझ गए ना, मतलब अगर कोई पॉइंट है ये पी, इसके नेबरहुड ये वाले पॉइंट होंगे, इसके नेबरहुड इधर भी होंगे उधर भी होंगे, तो वो हो गया नेबरहुड, जो मतलब उसके पड़ोसी हों, ठीक है। ए फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इज सेड टू बी कंटिन्यूज एट जेड नॉट। हम एक फंक्शन एफ ऑफ जेड को एट जेड नॉट पे कंटिन्यूस तब कहेंगे अगर क्या हो, इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, कि अगर कोई भी फॉर एवरी हर एक एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन जो होता है ना, एप्सिलॉन किसकी वैल्यू को चेंज करता है, एफ ऑफ जेड फंक्शन की वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है ना। और जो डेल्टा है ये किसकी वैल्यू को चेंज करता है, जेड की वैल्यू को चेंज करता है, याद रखना, ठीक है। जो जेड कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए डेल्टा हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है उसके लिए एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड डेल्टा चेंजिंग द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम तब कंटिन्यूस कहेंगे एट पॉइंट जेड नॉट पर अगर क्या हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। वैन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन डेल्टा, वो आप ना भी करो तब भी कोई बात नहीं, इतना याद रखें कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूज है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी दी हुई है डेफिनेशन, ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ट्वेल्थ में। उसमें क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी में कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम डेरिवेबल तब कहेंगे अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कौन सी लिमिट, मतलब एफ ऑफ जेड मतलब लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नेट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहेगी, मतलब लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये डेफिनेशन सिंपल है भाई, ये 11th का कंसेप्ट है, इसमें इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तहत, फिर आप लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, ठीक है ना, एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल जो बुक पे है उस बुक से आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है, लिमिट के बारे में। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z कंजुगेट मतलब z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये प्रूव करना आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले z अप्रोचेस टू 0 को अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो जब अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो मैंने कहा था तब y जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा। जब अलोंग y एक्सिस की बात करेंगे तब तुम्हारा जो x होगा वो 0 इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो वही लिखेंगे आप इसका सोल्यूशन कि लेट z अप्रोचेस टू 0 along the x एक्सिस। तो along द एक्स एक्सिस की बात करूँगा तो इट मीन्स देन जो तुम्हारा y है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब z क्या है तुम्हारा कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है भाई, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का होता है ना। अब यहाँ पर मैंने जब along x एक्सिस की बात की तो y 0 हो गया, तो y 0 हुआ तो 0 इंटू दिस 0, तो इट मीन्स x बच गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली जब मैं z कंजुगेट निकालूंगा तो z कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस डाल दो, मतलब x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो x माइनस आयोटा वाई वो भी y 0 है तो वो भी x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सो दैट द रिक्वायर्ड लिमिट इज़, तो लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखिए देयरफॉर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि z कंजुगेट क्या है आपके पास x है और z क्या है x है, तो x अपॉन x कितना होता है 1। तो सिमिलरली अब जब मैं अलोंग द y एक्सिस की बात करूँगा तो तब x तुम्हारा 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आयोटा y। सिमिलरली दूसरे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z कंजुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आयोटा y। तो जब इन पे लिमिट डिफाइन करूँगा तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस आयोटा वाई अपॉन आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1। अब देखिए x अप्रोचेस टू 0 के लिए लिमिट की वैल्यू 1 आई, y अप्रोचेस टू 0 के लिए लिमिट की वैल्यू -1 आई, तो एक बार 1 एक बार -1, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स दोनों की जो दोनों अप्रोचेस हैं डू नॉट गिव द सेम आंसर, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि z अपॉन z कंजुगेट भी डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस की बात करते हैं और किस तरीके से इसमें लिमिट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं आपको। अब आप क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में z³ -3z या इस तरीके के को पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाए तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो जहाँ पर कंटिन्यूस पॉलिनोमियल आ जाएगा वहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और उसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सिमिलरली 6A का पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन सारे इसी तरीके से हैं, आप लोग चेक करें और सॉल्व करें उन्हें। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई करो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो मैं क्वेश्चन आपको खुद करवा दूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6A के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बस लिमिट पुट करना आना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो रहा है, डेफिनेशन आपको मैंने बताई।
जिसको नहीं समझ आती तो मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वो करो। डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे काशी-रीमान इक्वेशन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा भी तो एक आधा आ जाएगा, वो भी लिमिट के बारे में। लेकिन फिर भी आप लोगों ने करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते हैं इसको। तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद करेंगे, और नेक्स्ट जो है सिलेबस में जो तुम्हारा काशी-रीमान इक्वेशन है उसके बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया आपको, इतना डिटेल में गया नहीं मैं, क्योंकि आप लोग ये 11th में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको आता भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो, आप खुद भी कर सकते हैं। जो नहीं होगा आप लोग मुझे रिप्लाई करें, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।